नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास में उस टॉपिक को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। जी हां, स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। आखिर में इस टॉपिक को स्वर्ण काल के रूप में क्यों जाना जाता है, यह किन शासकों का शासन काल रहा है और इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं रही हैं, उन सब पर हम आज विस्तार से परिचर्चा करेंगे। अब आपको आइडिया लग गया होगा और आपके सामने हेडिंग भी दिख रही होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुप्त काल की, गुप्त साम्राज्य की। आज की क्लास बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्लास है। पूरी सहजता और सरलता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर आज की क्लास आपके बीच में है तो जरूर पूरा देखिएगा, और बाकी कहीं पर भी कोई कठिनाई आए तो आप जरूर मुझे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ठीक सामने स्क्रीन पर चल रहा है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग गुप्त काल के बारे में बहुत ही सहज और सरल तरीके से एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर क्लास समझ में आए तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि पूरी क्लास को अंत समय तक देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे कर दूं, क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहा कि अब ये अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है शशांक आईएएस, इस पर आप लगातार ऐड भी देख रहे हैं। तो आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान रखें कि जब कभी भी ऐड आए तो उसको स्किप मत करिए, पूरे ऐड को देखिए। क्या पता कुछ लक्ष्य में कुछ अर्थव्यवस्था मजबूत हो जिससे और बेहतर किया जा सके। आपके ही सहयोग से ये चीजें हो पा रही हैं, इसलिए ऐड को भी आप लोग जरूर देखें जिससे कि चैनल को मजबूती मिल सके। चलिए हम अपनी क्लास को आज विस्तार से आपके बीच में रखेंगे और इस क्लास को शुरू करें उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके बीच में होता है, जिसको लेकर के लगातार आप लोग नाराज होते रहते हैं और सोचते होंगे सर वही बात बार बार करते हैं, लेकिन आप समझिए एक संस्था की एक विशेषता होती है, एक संस्था को आपके बीच में रखने का एक तरीका भी होता है जिससे आप उस इंफॉर्मेशन को जानें। जी हां, सबसे पहले तो पुनः शशांक आईएएस आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता है। साथ ही साथ अभी तक जो भी विद्यार्थी शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ठीक इसके नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है और यहां पर आपको शशांक सर का इमेज दिख रहा है, यानी कि आपकी अपनी संस्था का इमेज दिख रहा है। सो डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। माई डियर फ्रेंड, यह आपकी संस्था है, कोई भावुकता बस मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। आप ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। पिछले कई महीनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कहीं पर भी आपको कठिनाई ना महसूस होने दूं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं बीच में, बट एक मानवीय स्वभाव है। बाकी हमारा प्रयास है, संस्था का प्रयास है कि बेहतर किया जाए। तो आज ही अपने दोस्तों को बताएं और एप्लीकेशन को अधिक से अधिक डाउनलोड करें। अगला जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, शशांक आईएएस आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री एक समग्र अध्ययन का कोर्स आपके बीच में लेकर के आया है। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है, जिसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके बीच में परिचर्चा की जाएगी। धीरे धीरे पदे पदे एक एक क्रम में एक एक सोपान पर हम कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इतिहास एक समग्र अध्ययन जो कारवां चला है आपके साथ कंप्लीट कर लिया जाएगा। बात अगर फीस स्ट्रक्चर की करें तो जो यहां पर कंप्लीट संपूर्ण कोर्स की फीस मात्र 1199 रुपए, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपए। अगर यह भी करने में सक्षम नहीं है तो पर मंथ आप 300 रुपए। इससे और क्या किया जा सकता है। आज ही जुड़िए। आप एक बार मेरे साथ आप इतिहास पढ़िए, फिर कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से इतनी ज्यादा मेहनत करने की। बस आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, अपने सब्जेक्ट में अलग से धार देना होगा, धार कुछ महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ते हुए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बराबर बने रहें। तो चलिए और अधिक बातों पर विस्तार ना देते हुए आज जो है प्राचीन भारत के इतिहास में जिस कालखंड की मैं बात करूंगा, इतिहास उसे स्वर्ण काल के रूप में याद करता है। और एक बात मैं और आपको बता दूं साहब, स्वर्ण काल का तात्पर्य जिस काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी अपने चरमोत्कर्ष पर हों, सभी अपने पराकाष्ठा पर हों, वही काल इतिहास में स्वर्ण काल कहलाएगा। आगे चल करके हम देखेंगे पूरे काल को स्वर्ण काल, और जब आगे आप बढ़ेंगे, जब आप मुगल काल में जाएंगे तो वहां पर पर्टिकुलर एक एक शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाएगा। उसके लिए एक अलग अलग क्षेत्र डिसाइड होगा। जैसे आप देखेंगे कि जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल, शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, अकबर का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल, ऐसे कई सारी बातें होंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे
तब बातें बेहतर होंगी। अगर आज की हमारी क्लास बेहतर लग रही है तो आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करिए क्लास को। इतनी कम वॉचिंग में लगातार देखता हूँ, आपको क्या लगता है? मुझे बुरा नहीं लगता होगा, लगता है। कोई ज़रूरी है कि डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास लें तभी लोग वॉचिंग करें, लाइव देखें? कम से कम आप अपने भविष्य को तो देखो। आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, सहज सरल तरीके से मिल रहा है, तो क्या हुआ? चाहे पेन टैब पर हो, चाहे डिजिटल बोर्ड पे, आज नहीं तो कल आपको उस बोर्ड पर क्लास दिखेगा। लेकिन आज आप मजबूती दिखाइए, आज आप बेहतर करिए, जुड़िए तो कंप्लीट जुड़िए। चलिए इस क्लास को पहले कर लीजिए, फिर आप विचार करिएगा। उसके बाद जरूर क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट तक जरूर विचार कर लेना इस एप्लीकेशन के बारे में और मेरे बारे में और इस संस्था के बारे में। अच्छा लगे तो जरूर आप लोगों को शेयर करेंगे और बताएंगे। चलिए गुप्त काल, आज एक ऐसे काल की बात कर रहे हैं जिसके शासन काल का टाइम अगर देखा जाए तो यहां पर मैं सबसे पहले समय लिखता हूं, लगभग 300 ईस्वी से लेकर के, लगभग की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 300 ईस्वी से लेकर के इतिहास में 550 ईस्वी या फिर 500 ईस्वी भी मैं कह सकता हूं कि बीच का जो काल रहा है वह गुप्त काल के रूप में जाना गया। ध्यान रखिएगा, लगभग इसलिए क्योंकि बाद के शासक भी हुए हैं, लेकिन एक जो टाइम पीरियड होता है यहां पर आप देखेंगे, जैसे 319 ईस्वी से लेकर के अधिकांश बुकों में लिखा हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो होता है वह पहला स्वतंत्र शासक होगा। लेकिन मैं यहां पर आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जिस तरीके से मौर्योत्तर काल को आप लोगों ने 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य देखा, तकरीबन 500 वर्षों के इतिहास को देखा, ठीक उसी तरीके से जो है आप यहां पर भी 300 ईस्वी से लेकर के 550 और उसके आसपास के समयों में गुप्त काल को देखेंगे। लगभग 250 वर्षों से ऊपर का यह काल प्राचीन भारत की गौरवमयी गाथा में स्वर्ण काल लिख करके चला गया। आखिर में इन शासकों की क्या विशेषता थी जिसकी वजह से इस काल को स्वर्ण काल कह दिया गया? चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करूं कि गुप्त काल, जो कि मौर्योत्तर काल की बात पढ़ा जाता है, किस तरह से अपने अस्तित्व में आया। तो यहां पर हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं। लगभग संपूर्ण भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शकों कुषाणों का शासन काल रहा है। और कहा जाता है कि गुप्त काल जब शुरू हुआ उससे ठीक पहले कुषाणों का शासन रहा भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर, और कुषाण शासक भी एक समय के बाद धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुए। आप तो इस बात को अब भली भांति अवगत हो चुके हैं। 6th सेंचुरी बीसी से आप भारत के राजनीतिक इतिहास के गौरव को देख रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी राजवंश, कोई भी शासक जब सफलता की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है तो एक समय के बाद वो शिखर पर पहुंचता है, और उसके बाद अगर कोई भी उसका राजवंश का शासक गलती करता है उसके बाद डिक्लाइन, पतन शुरू हो जाता है। या यूं कह सकते हैं कि शासक का गलती करना उसके पतन की ओर अग्रसर होना होता है, या यूं कहिए कि दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली शासक पैदा हो गया जो अपने आप को ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हम यही मान लेते हैं। कुषाण शासकों का अंतिम समय चल रहा था, अवसान चल रहा था, और कुषाण शासक कमजोर साबित होते जा रहे थे। उनकी कमजोर स्थिति का लाभ कई क्षेत्रीय शक्तियों ने उठाया। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब जब शासन सत्ता में बैठा हुआ शासक कमजोर होगा तब तब उसकी कमजोरी का लाभ क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा उठाया जाएगा। और जिन जिन क्षेत्रीय शक्तियों ने कुषाणों के कमजोरी का लाभ उठाया उनमें गुप्तों का भी इतिहास एक है। अधिकांश इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो गुप्त शासक थे वह कुषाणों के सामंत थे। सामंत क्या है, सामंतवाद में हम आपको पढ़ाएंगे। बस इतना सा आप समझ लीजिए कि सामंत मतलब कि उनके अधीन। तो गुप्त जो थे वह कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त लोग कहां पर सामंती रूप से शासन करते थे? इलाहाबाद, कौशांबी यानी कि प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन गुप्तों के अलावा और भी ऐसे कई राज्य थे, और भी कई ऐसे राजवंश थे जो कुषाणों की अधीनता में शासन करते थे, या कुषाणों की अधीनता में अगर शासन नहीं करते थे तो क्षेत्रीय रूप से वह एक जगह सिमटे हुए थे। तो गुप्त काल पढ़ने से पहले इस लाइन को जरा आप पॉइंट आउट कर लीजिए, लिखिए। कुषाणों के पतन के पश्चात, कुषाणों के पतन के पश्चात, कुषाणों के पतन के पश्चात जिन क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ
राजवंशों का उदय हुआ या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राज्यों का, वे इस प्रकार से हैं, वे इस प्रकार से हैं। तो यहां पर जरा आप हमारा साथ देंगे। और बेटा मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर तुम लोगों के बीच में पहुंचाओ। तो आप यहां पर लिख लें। देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे कि इनके पतन जब कुषाण शासक पतन की ओर उन्मुख हुए तो वहां पर दो प्रकार के राज्य का अस्तित्व जो है देखने को मिला। एक राजतंत्रात्मक और दूसरा गणतंत्रात्मक। देखिए राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक का मतलब आप अच्छे समझते होंगे। राजतंत्रात्मक जहां पर राजा शासन करता है, उसके बाद उसका बेटा शासन करता है, यानी कि वंशानुगत तरीके से। और गणतंत्रात्मक जहां के शासक का चुनाव सामान्यतः प्रजा के द्वारा किया जाता हो। बाकी भारतीय संविधान आप लोग पढ़ते हैं, वहां पर कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए होंगे, लेकिन यहां पर आप इस बात को समझिएगा। तो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के राज्यों का अभ्युदय आपको देखने को मिलेगा। कब? कुषाणों के पतन की जब स्थिति बनती है। अब उनमें गणतंत्रात्मक राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए गणतंत्रात्मक में कौन कौन से हैं। अर्जुनायन यह गणतंत्र है और ये लोग कहां पर शासन कर रहे होते हैं? आगरा का जो क्षेत्र होता है, आगरा और जयपुर, ठीक है, आगरा और जयपुर में अर्जुनायन। इसके अलावा मालव ये मालव हैं, योद्धे हैं, इसके अलावा लिच्छवी हैं, ठीक है, आभीर हैं, शिवी हैं, कुड़िद हैं, बहुत सारे आप देखेंगे कि यहां पर ये लोग जो है क्या हैं भाई? ये लोग गणतंत्रात्मक हैं। वहीं पर राजतंत्रात्मक राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर उनको भी पॉइंट आउट करिएगा। नागवंश, कौन सा वंश भाई? नागवंश, घबराना नहीं, नागवंश। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे इक्ष्वाकु वंश। ये जो आभीर थे ये भी आगे चलकर राजतंत्रात्मक हो जाते हैं, आभीर। और बीच में मैं एक ऐसे राजवंश को लिख रहा हूं जो भी सामंतीय जीवन व्यतीत कर रहा था, गुप्त राजवंश। और ये गुप्त राजवंश के जो लोग थे कहां पर शासन कर रहे थे भाई? कौशांबी। बाद में पाटलिपुत्र चले गए। पाटलिपुत्र यानी कि पटना वाला जो क्षेत्र है, मगध वाला जो क्षेत्र है, पटना से बैदा बुलाए दिए हो नजर आए गेलिन, है ना? बहुत बढ़िया। आगे की लाइन आप लोग बोलेंगे। आप लोग इन सब बातों को सुन करके बड़ा आनंदित होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना कि कुषाणों के पतन के पश्चात या कुषाण जब अपने अंतिम अवस्था में चल रहे थे उस समय जिन क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ वे इस प्रकार थे, एक राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। जहां गणतंत्रात्मक में अर्जुनायन, मालव, योद्धे, लिच्छवी, आभीर, शिवी और कुड़िद थे, वहीं पर राजतंत्रात्मक में नागवंश, इक्ष्वाकु, आभीर जो कि राजतंत्रात्मक बाद में हो जाते हैं, और गुप्त राजवंश। मैं फिर कह रहा हूं मेरे सुपरस्टार, अगर शशांक सर की आवाज में आप लोगों के उत्साह और प्रेम से तेज है तो इस तेज को बने रहने देना। और यह तेज तभी रह सकता है कि आज इस पेंटैप की क्लास से भी वे विद्यार्थी लाभान्वित हों जो डिजिटल बोर्ड और बड़े बोर्ड से लाभान्वित नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि चीजें आने वाले समय में आप डिजिटल बोर्ड से ही समझ पाएंगे तो बहुत जल्द ही आपके बीच में उस क्लास को मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि लेखनी कहीं पर भी लिखी जाती है, भाव वही व्यक्त होता है, शब्द वही अपने अर्थ को बताता है। क्लास अच्छी लग रही हो जरूर आप शेयर करेंगे। चलिए गुप्त राजवंश के इतिहास से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुप्त राजवंश। जिन लोगों को लेखनी नहीं दिख रही है, छोटा लग रहा है, वो हमारी आवाज को सुनेंगे। तो गुप्त राजवंश के बारे में सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख दूं कि ये कुषाणों के सामंत थे। कौन थे भाई? कुषाणों के सामंत थे।
कुषाणों के सामंत थे, पहली बात। ठीक है, क्या थे? सामंत थे, ऐसा इतिहासकारों ने माना। इनका अभ्युदय कहां पर हुआ? कौन बताएगा? इनका अभ्युदय रहा कौशांबी। कौशांबी यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, कौशांबी। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि इनके जो संस्थापक शासक हैं, संस्थापक की बात की जाए तो उनका नाम श्रीगुप्त है। क्या है नाम भाई? श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। ये इनके संस्थापक शासक के रूप में जाने गए। और श्रीगुप्त के बाद, इनके बाद में आप यहां पर देखेंगे घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। यह शासक हुआ। लेकिन ये दोनों शासक जो थे साहब ना, ये दोनों शासक राजाधिराज की उपाधि धारण किए। महाराज की उपाधि ज्यादा सही रहेगा, आप इसको समझ पाएंगे। महाराज मैं यहां पर लिख देता हूं। इन दोनों शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि, महाराज की उपाधि। महाराज की उपाधि का मतलब ही हो गया कि ये किसी बड़े राजा के अधीन थे। यानी कि जो बड़ा राजा होता था ना, वह महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज। ये इसका मतलब कि वो स्वतंत्र शासक है। और जब किसी को महाराज कहा जाता है और किसी को महाराजाधिराज कहा जाता है, इन दोनों शब्दों में इस बात की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है कि जो महाराज है वह किसी महाराजाधिराज के अधीन है। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन लोगों ने जो उपाधियां धारण की साहब ना, वह महाराज की उपाधि धारण की। इससे इस बात की जानकारी होती है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ये सामंती अवस्था में रहे होंगे। श्रीगुप्त संस्थापक था और उसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। लेकिन घटोत्कच के बाद जो शासक हुआ वह गुप्त राजवंश के इतिहास में क्या उपाधि धारण किया? महाराजाधिराज। और उस शासक के बारे में मैं बात करूं कि उससे पहले हमारा एक कर्तव्य बनता है कि गुप्त राजवंश के लोग किस जाति के थे, किस वर्ण के थे। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, आइए उस पर भी बात कर लें। यानी कि इनकी जाति और वर्ण के बारे में बात कर लें। तो चलिए यहां पर हम अगले पॉइंट्स में बात करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखें इनकी उत्पत्ति किस वंश में हुई। देखिए, उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने मत दिए। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें ब्राह्मण कहा, तो कुछ इतिहासकारों ने इन्हें क्षत्रिय कहा, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें वैश्य कह दिया। अब प्रश्न यह है कि वह कौन सा इतिहासकार है जो गुप्तों को ब्राह्मण कहता है? वह कौन सा इतिहासकार है जो गुप्तों को क्षत्रिय कहता है? वह कौन सा इतिहासकार है जो गुप्तों को वैश्य कहता है? अगर आप इसको याद कर लें तो ज्यादा सहजता होगी साहब। तो ब्राह्मण कहने वाले में एक इतिहासकार हैं हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी। तो हेमचंद राय चौधरी जो हैं वह आप देखेंगे कि इनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। क्षत्रिय की अगर मैं बात करूं तो गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा जो हैं इन्हें क्षत्रिय बोलते हैं। इसके बाद एक और लिख लीजिए यहां पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जाट भी इनको कहा गया है। जाट किसने कहा है? काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल। तो आप देखेंगे काशी प्रसाद जायसवाल जो इनको जाट कहे। और वैश्य की अगर मैं बात करूं तो वैश्य कहने वाले कौन थे? इतिहासकार एलन प्लस अल्टेकर। तो इतिहासकार एलन और अल्टेकर ने, यानी कि अल्टेकर ने इनको वैश्य कहा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट और वैश्य, इन सभी जातियों में इनकी उत्पत्ति को स्वीकार किया गया। हालांकि इतिहासकारों में एक मत नहीं है, विविधता है, फिर भी इनको वैश्य के रूप में स्वीकार अंततः किया गया अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा। जैसा कि इनके नाम के आगे जो टाइटल है गुप्त, उससे भी आप इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि गुप्त टाइटल से ये बात
क्लियर नहीं होती कि वैश्य ही हैं, फिर भी आप यहां पर इस बात को मान सकते हैं। तो चलिए एलन और ऑल्टेकर के मत से सहमत होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो तर्क दिया उस तर्क पर हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए जरूरी नहीं है, वो हिस्ट्री ऑप्शनल का मैटर होता है। यहां पर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास ले रहे हैं, तो यहां पर इस चीज को ध्यान देना है। तो अब यहां पर ये वैश्य हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या जाट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना जरूर है कि ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास में अपने काल को स्वर्ण काल में दर्ज करा दिया भाई। चलिए आइए उन शासकों के बारे में बात कर लें। चलिए, महत्वपूर्ण शासक, या हम शासक के बारे में बात कर रहे हैं। तो शासक में अगर आप देखेंगे तो संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त। इसके बाद कौन सा हुआ भाई? घटोत्कच। और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद के शासकों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त की मैं बात कर लेता हूं, समुद्रगुप्त। उसके बाद इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर एक और शासक के नाम का उल्लेख मिलेगा, रामगुप्त। मैं फिर कह रहा हूं कि आगे के शासकों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आज हम जो है प्रयास करेंगे इन शासकों के बारे में बात कर लिया जाए समुद्रगुप्त तक। तो जो श्रीगुप्त और घटोत्कच हैं भाई, श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इनकी उपाधि क्या थी? महाराज, महाराज। लेकिन चंद्रगुप्त जब शासक हुआ तो इसने क्या उपाधि धारण की? इसने उपाधि धारण की राजाधिराज, राजाधिराज, राजाओं के राजा, महाराजा चंद्रगुप्त प्रथम पधार रहे। मतलब भाव ये है भाई कि ये पहला स्वतंत्र शासक था। यही मैं कभी से कहना चाह रहा हूं कि इसकी उपाधि का मतलब कि इसके अधीन लोग राजा रहे होंगे। तो ये प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन था प्रथम स्वतंत्र शासक? कौन था भाई? जल्द से जल्द बताओ हीरो। अभी मैंने बोला है। अच्छा, मैं अपने छात्रों को हीरो बोलता हूं तो हमारे जो छात्रा योद्धा हैं उनको मैं क्या बोलूं, वही मुझे कमेंट करके बताएं भाई, वही मुझे कमेंट करके बताएं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहला स्वतंत्र शासक था। आइए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, गति देंगे। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। छात्रगण हमारे सोचते हैं कि हम नायक बन गए हैं, तो छात्रा भी हमारी योद्धा हैं भाई। चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल की बात करें भाई, इनका शासनकाल तकरीबन 319, कहीं कहीं पर 320 लिखा हुआ है। आप नाराज नहीं होंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, इतिहासकार लिख रहे हैं, से लेकर के 334 ईस्वी तक। ठीक है, तो 319 ईस्वी से लेकर के या 320 ईस्वी से लेकर के 334 ईस्वी तक गुप्तों के इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अगर हम इनकी उपाधि की बात करें, अगर हम उपाधि की बात करें तो क्या उपाधि भाई? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। ठीक है, इन्होंने, कहा जाता है कि जब ये शासक बना, ठीक है, यानी कि शासक कब बना भाई? ये शासक बना 319 ईस्वी में। कुछ इतिहासकारों ने 320 ईस्वी भी माना। जब ये शासक बनता है तो इसने एक नए संवत की शुरुआत की, इसने नए एरा की शुरुआत की। जैसे ईस्वी सन होता है ना, वैसे ही इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। तो जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है 319 में, तो इसने एक नया संवत चलाया और उस संवत को किस नाम से जाना गया भाई? बताओ उस संवत को गुप्त संवत के नाम से जाना गया, गुप्त संवत के नाम से जाना गया। यानी कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत कितना था? 319 ईस्वी इज इक्वल टू गुप्त संवत कितना होगा? बताओ, 1 होगा।
यानी कि जब 319 ईस्वी चल रहा था तब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है और शासक बनने के बाद कहता है कि आज से एक नए संवत की शुरुआत होगी, एक नए एरा की शुरुआत होगी। तो वह एरा पहली तारीख बनेगी या पहला जो है ईस्वी चलेगा। तो 319 ईस्वी जब चल रहा था तो गुप्त संवत 1। अगर हम आज कहें आपसे कि 2021 ईस्वी चल रहा है, ठीक है, तब गुप्त संवत कितना होगा बताओ? 2021 में गुप्त संवत कितना होगा? फटाफट यहीं पर मुझे आंसर दो। आपका आंसर आना चाहिए, यहीं पर आना चाहिए। क्लास में वो गति दिखा दो कि जो लोग पढ़ा रहे हैं ना बड़े बड़े कहानियों के माध्यम से, उनके विद्यार्थियों को भी ये समझ में आए कि हाँ इस क्लास कितना फायदेमंद है। बहुत सही, आपके प्रश्न जो हमारे हैं उसके जवाब आपको आ रहे हैं कि 2021 में से अगर आप 319 माइनस कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? गुप्त संवत, यानी कि 11, 11, 9 यानी कि 2, यहां 1, 1, 0, यहां पर आपका 10, 3, 7, 1702। तो ये क्या हो गया आपका? गुप्त संवत 1702। सही कर रहे हैं ना साहब? चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसने गुप्त संवत चलाया। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊं। एक प्रश्न है कि कहा जाता है कि जो गुप्त वंश के लोग थे, मतलब जो इतिहासकार ये मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे, उनका ये तर्क है कि जो गुप्त थे ना उन्होंने क्षत्रिय कुल के राजघराने में विवाह किया, और अगर ये क्षत्रिय नहीं होते तो उस कुल में विवाह नहीं करते। यानी कि गौरी शंकर ओझा वगैरह इस बात को मानते हैं कि एक क्षत्रिय थे इसलिए क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह की। खैर जो भी है, क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए विवाह किससे किया, बात उनकी बनती है। इन्होंने किससे विवाह किया था भाई, कौन बताएगा? तो इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। अब लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, क्या नाम था उनका? कुमार देवी। क्या नाम था भाई? कुमार देवी। अब जब विवाह करेंगे तो जाहिर सी बात है पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा, तो परिणाम के रूप में आप देखेंगे तो परिणाम के रूप में कई पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन उनमें से एक ऐसा पुत्र होगा जो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था, कौन बताएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त को इतिहास में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को इतिहास में। यहीं पर मैं लिखूंगा, हमारी भी जिद है, लो लिख दिया, लिच्छवी दौहित्र। तो क्या कहा गया है? किसको? लिच्छवी, यानी कि लिच्छवी दौहित्र मानी कन्या से उत्पन्न पुत्र। कन्या से उत्पन्न पुत्र। तो लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया। लेकिन अभी हम समुद्रगुप्त नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी से विवाह, परिणाम पुत्र रत्न की प्राप्ति, समुद्रगुप्त जैसा चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेगा। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा योद्धा जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा, एक समुद्रगुप्त और दूसरा सिकंदर। खैर हम लोग आगे बात करेंगे, पहले यहां तक की बातों को आप समझ गए। चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने जो सिक्का चलाया वो राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। राजा रानी प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। मतलब चंद्रगुप्त का चित्रांकन, कुमार देवी अंकित। तो खैर हम लोग सिक्कों के बारे में अलग से बात करेंगे गुप्त काल में, बट इतनी बात चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। क्लास समझ में आ रही है? कोई तकलीफ? मन की गहराई, हृदय की गहराई, तन की गहराई, कहीं पर भी कोई तकलीफ हो तो निकाल दो मैसेज के माध्यम से। और तुम लोग तो यार कमेंट करना जानते नहीं हो। मतलब कमेंट कहाँ पर करते हो? जब क्लास चलता है तो उस समय कमेंट करोगे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से वीडियो पे चले जाओ और दोबारा से जाने के बाद वहाँ पर जब आप कमेंट करोगे तो वो कमेंट लोगों को दिखेगा, अच्छा या बुरा दोनों कमेंट करो। जैसे हमारे एक विद्यार्थी ने कहा कि हम आपके क्लास को इसलिए डिसलाइक किए क्योंकि हमने पूछा कि आप एनडीए के बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, और आपने जवाब नहीं दिया इसलिए हम डिसलाइक कर दिए। तो आप भी कुछ ना कुछ बताइए, तो थोड़ा सा जा करके विजिट तो करो यार। मैं मान लूँ वैसे करोगे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कर देते हैं, तो कभी जाके कर दिया करो। थोड़ा सा बस ऐसे टच ही करना होता है, जीवन में टच करने से बहुत कुछ बदल जाता है, तो थोड़ा बदलिए ना साहब। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कहानी। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की, एक ऐसे
सम्राट की बात करते इसने युग में अपना नाम रोशन कर दिया। चलो भाई, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त को या समुद्रगुप्त के शासनकाल की अगर बात करें, शासनकाल की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे 335 ईस्वी से लेकर के तकरीबन 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। दूसरा महत्वपूर्ण बात आप यहां पर देखिए समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने उपाधि कौन कौन सी धारण की? कौन कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की? तो यहां पर आप लिखिए, नंबर 1 सर्वराजोक्षेता। सर्वराजोक्षेता पहली उपाधि। दूसरा, इन्हें महापराक्रमांक भी कहा जाता था। तीसरा, उपाधि तो नहीं थी लेकिन लिच्छवी दौहित्र भी इन्हें कहा गया, लिच्छवी दौहित्र। और बड़ा सुंदर वीणा बजाते थे तो इन्हें वीणा वादक भी कहा गया, बहुत सुंदर बजाते थे ये। गलत लिख दिया हो, वीणा ऐसे लिख दीजिए आप लोग, वीणा वादक। तो बहुत सुंदर वीणा बजाते थे, वीणा वादक कहा गया। और भी कई ऐसे नाम हैं। कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त के अन्य नामों की भी बात करते हैं। ये तो उपाधियां हो गई। अन्य नाम की अगर हम चर्चा करें तो अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देखिए, अन्य नाम में कुछ इतिहासकार इनको जो है कांच के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कांच के नाम से। जो इतिहासकार इनको कांच के नाम से बुलाते हैं उनके नाम को लिख लीजिएगा, जैसे स्मिथ महोदय हो गए, स्मिथ, प्लीट, एलन, ये लोग इनको कांच के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? कांच के नाम से। जबकि कहा जाता है, इन लोगों ने क्या कहा कि समुद्रगुप्त का दूसरा नाम कांच था। जबकि हेरास नामक एक इतिहासकार हैं, हेरास नामक एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि जो कांच है वह समुद्रगुप्त का भाई है, समुद्रगुप्त का भाई है। क्या है भाई? भाई है। तो यहां पर आप इस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को गति दें। तो पहले तो समुद्रगुप्त के शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक, उपाधि सर्वराजोक्षेता, महापराक्रम, लिच्छवी दौहित्र, वीणा वादक, और भी तमाम उपाधियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इनको कांच के नाम से भी जाना जाता है, कुछ इतिहासकारों ने कहा, जिनमें स्मिथ, प्लीट और एलन हैं। जबकि हेरास ने क्या कहा? हेरास ने कहा कि कांच जो है वह समुद्रगुप्त का भाई है। खैर जो भी है, आप समुद्रगुप्त को ही याद करेंगे। इसके अलावा समुद्रगुप्त को एक और उपाधि दी गई थी, भारत का नेपोलियन, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा विवाद करूंगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं बताऊंगा क्यों नहीं संतुष्ट हूं। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने, स्मिथ ने। मैं इस पर आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं मैं सहमत हूं। आइए अब समुद्रगुप्त के विजयों की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजय। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, समुद्रगुप्त ने यहां पर आप इस तरह से देखें, इस प्रकार के राज्यों को जीता। ये है उत्तर के राज्य, ये है दक्षिण के राज्य, ये मध्य क्षेत्र है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सबसे पहले ये हमें बताइए। दरअसल इनकी जानकारी का जो स्रोत है इनके विजयों के बारे में,
वह है प्रयाग प्रशस्ति। कितने लोग जानते हैं भाई प्रयाग प्रशस्ति के बारे में? कौन कौन मुझे बताएगा? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। और इसकी रचना किसने की थी? बाई हरिसेन। ये हरिसेन कौन थे? इनके मंत्री भी थे और प्लस कवि भी थे। तो दरबारी कवि हरिसेन जो समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रयाग में, ठीक है, एक प्रशस्ति है, एक पत्थर पर प्रशंसा को उत्कीर्ण किया गया है। कहा जाता है कि यह प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा रचित है, यह सबसे पहले कहां था? यह कौशांबी में था। कहां था भाई? कौशांबी में था। और कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में जहांगीर लेकर के आया था प्रयाग में। यह भी ध्यान रखना कि अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जहांगीर प्रयाग लाया, यानी कि इलाहाबाद। तो यह प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन के द्वारा। एक और बात यहीं पर बता दें, जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन की जो कृति है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह चंपू शैली में लिखा हुआ है। किस शैली में लिखा हुआ भाई? चंपू शैली में। चंपू शैली में। चंपू का मतलब क्या होता है भाई? कौन बताएगा? चंपू शैली का मतलब कौन बताएगा? गद्य प्लस पद्य, इन दोनों शैलियों में, गद्य और पद्य। अगर वहां पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो आवाज मेरी सुन रहे होंगे आप लोग, तो यहां पर आप देखेंगे कि चंपू शैली में लिखा हुआ है। अब इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में उल्लेख है, यानी कि इसके उत्तर विजय, इसके दक्षिण विजय। विशेष करके उत्तर की जो विजय है साहब ना, उसे कहा जाता है आर्यावर्त विजय। क्या कहा जाता है? आर्यावर्त विजय, ठीक है। और दक्षिण की जो विजय है, इसे दक्षिणापथ कहा जाता है। दक्षिणापथ कहा जाता है। इसके अलावा हम इसको नंबर 1 कर लें, नंबर 2 दक्षिणापथ विजय, नंबर 3 में हम लिख लेते हैं आटविक विजय, आटविक राज्यों पर विजय, आटविक राज्यों पर विजय। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास के दौरान ऐड आए तो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। आटविक राज्यों पर विजय, ठीक है। आटविक राज्य यानी कि जंगली राज्य, जहां जंगल थे। विशेष करके उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे गाजीपुर से लेकर के और एमपी में जबलपुर तक, ठीक है। तो आटविक राज्यों पर। इसके अलावा चौथे पॉइंट में सीमावर्ती राज्यों पर विजय, सीमावर्ती राज्यों पर विजय। पांचवें पॉइंट में आप लिख लीजिए विदेशी शक्तियों के साथ संबंध कैसा रहा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहला आर्यावर्त विजय। आर्यावर्त विजय, आर्यावर्त का मतलब होता है उत्तर भारत के राज्य, विशेष करके, ठीक है, उत्तर भारत के राज्य, उत्तर भारत के राज्य। कहा जाता है कि आर्यावर्त पर जो विजय था, यह 2 अभियान किया। इसमें समुद्रगुप्त ने कितने अभियान किए? 2 अभियान किए। उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के लिए समुद्रगुप्त ने 2 अभियान किए। कितने अभियान? 2 अभियान। पहले अभियान में 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की और दूसरे अभियान में इन्होंने 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की। टोटल कितने हो गए भाई? टोटल इन्होंने 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। लेकिन आपकी परीक्षा में इन 12 राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा जाएगा कि आर्यावर्त विजय जिसको समुद्रगुप्त ने किया था, उसको किस नीति के तहत किया? किस नीति के तहत किया भाई? कौन मुझे बताएगा कि किस नीति के तहत इसने किया था? तो उस नीति को बोलते हैं साहब राज्य प्रसभोद्रण। याद कर लेना, राज्य प्रसभोद्रण मतलब कि इन राजाओं को जो है अपने प्रसाद पर्यंत अपने अधीन रखा, यानी कि बलपूर्वक इनको जीत लिया और कहा तुम हमारे तब तक अधीन रहोगे जब तक मैं चाहूंगा।
अपने प्रसाद पर्यंत जो है इन राज्यों को अपने अधीन करेगा। तो कई बार प्रश्न आता है कि उत्तर भारत की जो विजय समुद्रगुप्त ने की, ठीक है, 12 राज्यों को, पहले 3 राज्य बाद में 9 राज्य, उनको किस नीति के तहत अपने अधीन किया? तो राज्य प्रशभोद्रण, यानी कि राज्य को अपने अधीन किया और कहा कि तुम हमारे अधीन रहोगे जब तक मैं चाहूंगा तब तक। तो इस बात को आप यहां पर देखेंगे। पहला हो गया। आइए दक्षिणापथ विजय की हम बात कर लेते हैं। दक्षिणापथ विजय अगर क्लास समझ में आ रही हो तो अपने कमेंट्स जरूर लगातार लाइक देते रहें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को जरूर देखता हूं। दक्षिणापथ विजय की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणापथ विजय भी जो है ये करता है और कितने राज्य को जीतता है? 12 राज्यों को जीतता है। लेकिन किस नीति के तहत? कौन सा हीरो हमारा बताएगा? दक्षिणापथ की विजय किस नीति के तहत भाई इसने किया था? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब क्या था कि इनको ग्रहण कर लिया और इनको कहा कि जाओ तुम्हें मैं मोक्ष देता हूं, लेकिन मेरे अधीन रहोगे। अपने राज्य का हिस्सा उस तरीके से नहीं बनाया जिस तरीके से इसने उत्तर भारत के राज्यों को बनाया। दक्षिण भारत के राज्यों को इसने विजिट किया और उनको ग्रहण किया, यानी कि ग्रहण किया, ग्रहण करके मोक्ष दे दिया। उन्होंने कहा त्राहिमाम, हे सम्राट समुद्रगुप्त मुझे बचाओ, मुझे मत अपने अधीन करो। उसने कहा अधीन तो करेंगे ही, लेकिन जाओ कर देते रहना, टैक्स देते रहना, लेकिन ठीक है जाओ, मुक्त रहो, कोई हरकत नहीं करना। जब हम आए तो तुरंत 90 डिग्री 180 डिग्री में पोजीशन ले लेना। कहना हे प्रभु, ये 90 डिग्री 180 डिग्री जब हम बलबन आपको पढ़ाएंगे तो बलबन के बारे में बताएंगे, वो कैसे तुरंत सबको डिग्री बदल देता था। खैर यहां अभी आप समझिए। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह समझ गए। इनमें भी 12 राज्यों को जीता था। ठीक है, कहा जाता है कि जो दक्षिण की विजय है उसकी, इसको लेकर के हेमचंद राय चौधरी ने क्या कहा? हेमचंद राय चौधरी इन्होंने कहा कि यह उसकी धर्म विजय थी, धर्म विजय थी। खैर ऐसे कोटेशन को याद कर लेंगे। अब चलिए आठविक राज्यों की बात करें, आठविक राज्य की बात करें, यानी कि जंगली राज्य की बात करें। बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि क्लास अगर समझ में आ रही है, जोश आपको मिल रहा है, बातें क्लियर हो रही हैं, शेयर करना मत भूलना। ये 100 लोग 50 लोग यार 20 लोग लाइव देखते हैं, कितना गंदा लगता है अपने आप को, है ना? तो कम से कम अगर समझ में आए क्लास तो जरूर यार सहजता और सरलता तो पहचान बना दो। आठविक राज्य, आठविक राज्य में जैसे गाजीपुर से लेकर के और जबलपुर के आसपास का जो जंगली राज्य था वह आठविक राज्य हुआ करता था। और यहां पर इसने कौन सी नीति अपनाई? कई बार पूछा जाता है यहां पर कौन सी नीति अपनाई, तो लिखिएगा परिचारीकृत, लिखिए सर्वाठविक राजस्व। हमें याद हो या ना हो भाई, तुमको याद होना चाहिए, कितनी बार कह रहा हूं। यानी कि इनको परिचारकृत, परिचारक क्या होता है? चपरासी, प्योन। तो परिचारकृत सर्वाठिक राजस्व मतलब इनको कहा कि तुम हमारे सम्मुख उसी प्रकार से उपस्थित रहोगे, हरकत नहीं करोगे, और किसी भी प्रकार की अगर हरकत करे तो छोटे कर दिए जाओगे, कई इंच छोटे कर दिए जाओगे। तो जो जंगली राज्य के शासक हुआ करते थे ना, बड़े उदंड हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ इसने ऐसा व्यवहार किया। जैसे भाई किसी राजा से आप मिलने जाओगे तो कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनको आप भाई बराबरी का सम्मान देते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगातार आपको दबाव बनाना रहता है। तो ये चूंकि जंगली थे, बर्बर थे, ये हर प्रकार से नियम कानून का उल्लंघन करते थे, इसलिए इनको जो है परिचारकृत रूप से इनके साथ व्यवहार किया, अधीन रखा और उनको परिचारकीकृत रूप से, यानी कि जैसे होता है ना एक स्थिति बहुत एक दर्जे से बहुत नीचे के दर्जे के शासक के रूप में इनके साथ व्यवहार करता था वो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सीमावर्ती राज्य की। चौथा पॉइंट, सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती का मतलब जैसे ये मगध साम्राज्य है ना, तो सीमा क्षेत्र पर जो सीमा है लास्ट में या कहीं पर भी आप देखें विशेष करके, हालांकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के ही तरफ देखा जाता है, लेकिन पश्चिमोत्तर नहीं, सीमा यानी कि मगध राज्य के केंद्र के किसी भी दिशा के लास्ट पॉइंट में, किसी भी दिशा के लास्ट पॉइंट के राज्य सीमावर्ती राज्य कहलाते हैं। अब सीमावर्ती राज्य में जैसे मैं आपको बता दूं, समतट, समतट यानी कि बांग्लादेश जो वर्तमान समय में है, जो पूर्वी बंगाल था,
इसके अलावा आप देखेंगे डवाक, ये असम का एक क्षेत्र है, असम का एक क्षेत्र है। इसके अलावा कामरूप, असम को ही बोलते हैं। इसके अलावा करतपुर, ये है जालंधर, पंजाब में पड़ता है, जिसे करतारपुर कहते हैं, करतारपुर। इसके अलावा नेपाल, नेपाल को जान ही रहे हैं। तो ये सीमावर्ती राज्य थे। और यहां पर इसने कौन सी नीति अपनाई भाई, कौन सा हीरो हमारा बताएगा? लिख लीजिए पहले तो, सर्व कर दान या दाना ज्ञाकरण, बहुत बढ़िया। प्रेणामा, क्या बात है, गमन। समझ रहे हैं? यानी कि इनके ऊपर क्या किया? सर्व कर दान दाना ज्ञाकरण, यानी कि इनको अपने अधिकार में लिया, इनके ऊपर कर लगाया और कहा कि आप हमेशा हमारे दरबार में आकर के प्रणाम करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? प्रणाम करके जाएंगे। मतलब ये प्रणाम करने नहीं आना है, मतलब कि आप आएंगे, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि साहब हम सीमावर्ती राज्य के राजा हैं और हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, डिग्री बदलते हैं। तो सर्व कर दाना ज्ञाकरण, उनसे कर लेंगे, आप मुझे कर लेकर के आएंगे और हमारी सभा में आकर के हमारे सम्मुख आप नतमस्तक होंगे। ये सीमावर्ती राज्यों के साथ। वहीं पर अब हम विदेशी शक्तियों के साथ इसके संबंध को बताएंगे। पांचवा, विदेशी शक्तियों के साथ। विदेशी शक्तियों के साथ संबंध को जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। शक्तियों के साथ संबंध। पहले तो विदेशी शक्तियों में किसका किसका नाम, जैसे कुषाण, कहा जाता है कि इसके समय में कुषाण शासक केदार था, केदार कुषाण शासक था। इसके अलावा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे, रुद्र सिंह तृतीय। इसके अलावा मुरुंड, ये अज्ञात हैं। इसके अलावा सिंघल, सिंघल यानी कि श्रीलंका, श्रीलंका। पद्मावती कहां की थी? सिंघल द्वीप की थी राजकुमारी। लेकिन यहां पर पद्मावती का उल्लेख नहीं है, तो मध्यकाल में हम बताएंगे, लेकिन यहां पर वही सिंघल द्वीप है, श्रीलंका। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये सभी जो विदेशी शक्तियां थी उनके साथ कैसा संबंध इसने स्थापित किया था, जरा लिख लीजिएगा संबंध, यानी कि नीति क्या था। इस नीति को पूछा जाता है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन। ठीक है, कन्यो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, कन्योपायन। देख रहे हैं आप लोग, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, याचना, याचना। क्या बात है भाई, समुद्रगुप्त मौज कर दी भाई ने तो। ठीक है, दुपाय, मतलब ये इसने किया कि जो ये विदेशी शक्तियां हैं ना, कुषाण, शक, मुरुंड, सिंघल, विशेषकर कुषाण शकों के बारे में कहा कि आप आएंगे, आत्मनिवेदन करेंगे, हमारे दरबार में उपस्थित होंगे और मुझसे आत्मनिवेदन करेंगे, हे राजन मैं अपनी कन्या का दान करता हूं आपको, हमारी इस याचना को स्वीकार करें। मतलब समुद्रगुप्त ने इनसे क्या कहा कि आप आएंगे दरबार में, निवेदन करेंगे कि हमारी कन्या का आप विवाह करें, वर्ण करें। तो ऐसी स्थिति थी, ये समुद्रगुप्त था। आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो सारी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये पूछा जाता है भाई, समुद्रगुप्त को लेकर के परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सिंघल के शासक की बात करें, इनका समकालीन शासक मेघवर्मन था, मेघवर्मन, ये समकालीन शासक था मेघवर्मन। और कहा जाता है कि इसने इसके दरबार में एक राजदूत भेजा था और कहा था कि मैं गया में बौद्ध विहार बनवाना चाहता हूं। तो इसने, मेघवर्मन ने गया में बौद्ध विहार बनवाया था, बौद्ध विहार बनवाया था। इसके अलावा छठा पॉइंट भी मैं लिख देता हूं, यहां पर आप समझ गए। छठा पॉइंट, छठा भी लिखिए कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य थे, दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य थे, उनके साथ भी इसने एक नीति अपनाई थी। लिख लीजिए वो भी, आदि, हमें याद रहे या ना रहे भाई, आपको होना चाहिए। सर्वद्वीप,
वाशबी, यानी कि आप हमारे प्रति कृतज्ञ रहेंगे। ठीक है, इन्हीं सब बीजों की वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं साहब, भारत का नेपोलियन कहा गया, और किसने कहा? इन्होंने कहा। किसने कहा? इन्होंने कहा। देखिए एक बात बताएं, ठीक है कि इनके इस शब्द में कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, इन्होंने तारीफ किया, लेकिन एक बात बताइए, आप नेपोलियन को क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम समुद्रगुप्त की तरह दिखते हो? समुद्रगुप्त को क्यों बोलते हो कि ये नेपोलियन की तरह है? भाई एक सामान्य सी बात, हम और आप अपने पिता की तरह दिखेंगे या हमारे और आपके पिता हमारी तरह दिखेंगे? दोनों शब्दों में अलग है। कहते हैं ना कि मोहन अपने पिता सोहन की तरह दिखता है, न कि यह कहा जाता है सोहन अपने पुत्र मोहन की तरह दिखते हैं। गलत हो जाएगा ना फिर। यहां पर समुद्रगुप्त कब का है यार, और नेपोलियन कब का है? बालक है नेपोलियन समुद्रगुप्त के सामने, बालक है, समझ रहे हैं ना? लेकिन नहीं भाई, अब ये इतिहासकार अपने लोगों की प्रशंसा तो करेंगे करेंगे। खैर जो भी है, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा गया स्टेटमेंट आपको याद रखना है, लेकिन ध्यान रखना है समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त था, नेपोलियन नेपोलियन था, बालक था समुद्रगुप्त के सामने। आई बात समझ में? लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त महान शासक था। तो इस तरह से आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास हमारी निश्चित रूप से समझ में आई होगी, बेहतर, सहज और सरल तरीके से। अगली क्लास में हम आपके साथ पुनः मुलाकात करेंगे एक नए शासक के साथ गुप्त वंश में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, इनका आपको एक अरसे से इंतजार होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी क्लास समझ में आए तो मैं बार बार इस बात को आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि भारत के कोने कोने तक क्लास को पहुंचा दो, सब लोग लाभान्वित हों और हमें भी आत्मशक्ति मिले और इसका पारितोषिक मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप लोग क्लास को देखें तो करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग जो ऐड आता है उसको जरूर पूरा देखें, उससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत बेहतर चीज़ें हों। तो आप सबका प्यार सहयोग मिला, लगातार आप लोग क्लास में बने रहे और इस चीज़ को देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन जिन पॉइंट्स को, जिन जिन बातों को लेकर के हम लोग बात किए हैं कि ये आर्यावर्त के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई, ठीक है, यानी कि प्रश्नभोद्रण की नीति, दक्षिण राज्यों के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, आठविक राज्यों के लिए इसने जो है आप देखेंगे कि परिचारीकृत की नीति अपनाई, तो सीमावर्ती राज्यों के लिए, सबके लिए अलग अलग जो पॉलिसी अपनाई उसको जरूर याद करिएगा, ताकि जब कभी भी आपका टेस्ट हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप दे पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल पुनः मुलाकात करेंगे और आप सबका सहयोग प्रेम इस तरह से बना रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।